क्योंकि मैं ऑनलाइन काम कर रही हूँ तो मुझसे टेलीमेडिसिन के बारे में पूछा गया। और मैंने एक बार बचपन में जीके कंपटीशन जीता था, तो एक सर ने इंडिया वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट टॉप 5 कंट्रीज़ पूछी, वेनेजुएला के बारे में पूछा, विमेन के बारे में पूछा गया, अगर मेरा ऑफिस हो मैं विमेन के लिए क्या करूँगी। तो नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको पता है यूपीएससी का इंटरव्यू चल रहा है, लगातार हम बात भी कर रहे हैं कैंडिडेट से। मैडम का इंटरव्यू था और वो देकर आई हैं, पूरी जानकारी होने वाली है, जैसे कि यूपीएससी में क्या क्या विशेष ध्यान देना चाहिए तैयारी के दौरान। पूरी रणनीति इस वीडियो के माध्यम से होने वाली है, तो अंत तक बने रहेगा। मैडम जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। कैसा रहा मैडम इंटरव्यू? अच्छा हुआ, बहुत क्या अच्छा। नाम आपका और कौन सा अटेम्प्ट था मैडम? मेरा नाम शेफाली सक्सेना है, मेरा 5th अटेम्प्ट था। अच्छा, तो मैडम ऑप्शनल क्या था आपका? ऑप्शनल में मेडिकल साइंस। मेडिकल साइंस। और तो आज के इंटरव्यू में ज़्यादातर कहाँ से सवाल पूछे गए? क्योंकि मैं ऑनलाइन काम कर रही हूँ तो मुझसे टेलीमेडिसिन के बारे में पूछा गया। और मैंने एक बार बचपन में जीके कंपटीशन जीता था, तो एक सर ने इंडिया वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट टॉप 5 कंट्रीज़ पूछी, वेनेजुएला के बारे में पूछा, विमेन के बारे में पूछा गया, अगर मेरा ऑफिस हो मैं विमेन के लिए क्या करूँगी। मैंने लेटेस्ट कौन सी मूवी देखी थी ये पूछा गया। और बाकी एक स्टेटमेंट पूछा गया, फार्मा कंपनीज और डॉक्टर्स के रिलेशन के बारे में पूछा गया। मैंने टोटल इंटरव्यू के लिए मॉक में और रियल इंटरव्यू में कितना अंतर देखा है आपने? मेरे ख्याल से कुछ मॉक्स ऐसे थे जो एकदम इंटरव्यू जैसा ही इन्वायरमेंट था, ऑलमोस्ट मैं सिमिलर ही बोलूँगी। लेकिन कुछ मॉक्स ऐसे थे जो मैंने दिए थे जहाँ वो थोड़ा सा ग्रिल वगैरह करते हैं, तो वैसा कुछ नहीं था। ओवरऑल कॉर्डियल बोर्ड था, अच्छा इन्वायरमेंट था। और कुछ मॉक्स ऐसे थे जो रियल उसको सिमुलेट कर भी रहे थे। जो डर का जो एक माहौल सा बन जाता है इंटरव्यू से पहले, कैसा लग रहा था जाते समय आपको? नहीं, हम लोग को पहले एक हॉल में बैठाया गया था, वहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ, फिर अंदर गए। कोई ऐसा डर नहीं था अंदर। यूपीएससी में जो भी काम कर रहे थे लोग सब बहुत हम्बल, पोलाइट, एकदम हेल्पिंग नेचर के थे, तो एकदम ऐसा तो डर सब नहीं लगा। हालांकि स्टेक्स आई हैं तो थोड़ा सा मॉक और यहाँ में वो डिफरेंस आ जाता है, लेकिन अगर हम खुद ब्रॉड पिक्चर देखें तो आई थिंक ऐसा डर की कोई बात नहीं है। अच्छा। तो मैडम कैसे तैयारी की आपने, सेल्फ या कोचिंग? मैंने तैयारी तो सेल्फी की, लेकिन मैंने कोचिंग से हेल्प ली इन फॉर्म ऑफ टेस्ट सीरीज, प्री टेस्ट सीरीज, मेंस टेस्ट सीरीज और वैसे इंटरव्यू में मॉक दिए। मतलब ऐसा कोई फाउंडेशन कोर्स मैंने नहीं किया था। अच्छा, साथ ही साथ आप सर्विस पे जॉब भी करते हैं, तो कैसे संभव हो पाया? बहुत सारी चीज़ें हैं, टाइम निकाल पाना पढ़ाई के लिए, क्या रणनीति थी आपकी? थोड़ा सा मैं अपने आप को फॉर्चुनेट मानती हूँ कि मैं डॉक्टर हूँ, सो मैंने अपने अकॉर्डिंग जैसा मैं बैलेंस कर पा रही थी, मैंने ऑनलाइन जॉब ढूंढी जिसमें मैं 2 से 3 घंटा काम कर सकती हूँ और बाकी टाइम मैं अपनी पढ़ाई को दे सकती हूँ। सो ऐसे करके मैंने बैलेंस किया, उस चीज़ में मैं फॉर्चुनेट रही। बाकी जो मेरा टाइम मुझे रहता था, मैं डेली कोशिश करती थी मैं 10 से 12 घंटा निकाल लूँ, कभी कभार 8 घंटा भी हो जाता था, लेकिन ऑन अ लार्ज स्केल एवरेज माने तो 10 आवर्स अप्रॉक्स। तो मैं कोशिश करती थी उनमें मैं अपना डिवाइड करूँ, न्यूज़पेपर करंट अफेयर्स एक स्लॉट, दूसरा स्लॉट मेरा जो भी मतलब प्री का मुझे करना है या मेंस जिस हिसाब से रहेगा, और तीसरा स्लॉट रहता था अगर प्री है तो उसकी टेस्ट कुछ क्वेश्चंस लगाऊँ, 50 क्वेश्चंस जब प्री पास आ जाते हैं या फिर फुल टेस्ट। अगर मेंस का है तो डेली आंसर लिख लूँ 2 से 3। 3 स्लॉट मैंने डिवाइड किया था। प्री के लिए मॉक जो टेस्ट होते हैं या पीवाईक्यू क्या ज़्यादातर महत्व रखते हैं? देखिए, दोनों की अपनी इंपॉर्टेंस है। पीवाईक्यू को थोड़ा अपर हैंड है, क्योंकि पीवाईक्यू आपको ज़रूर देखना चाहिए जब हम प्री का पेपर दे रहे हैं, क्योंकि मोर और लेस उसी पैटर्न पे आता है। लेकिन हमने 23 में देखा है पैटर्न बहुत बदल गया था, तो वहाँ पे मॉक की इंपॉर्टेंस भी होती है। कभी कभार किसी मॉक से मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगी, लेकिन 5 से 6 क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं, और जब उन क्वेश्चन को आप पेपर में देखते हैं तो वो आपको बहुत कॉन्फिडेंस देते हैं। सो इन टर्म्स ऑफ गिविंग कॉन्फिडेंस मॉक्स भी इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा पीवाईक्यू इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम अगर पीवाईक्यू नहीं देखेंगे तो तैयारी हमारी डायरेक्शनलेस होगी। तो डायरेक्शन तैयारी को देने के लिए प्री इंपॉर्टेंट है, मॉक्स ये पीवाईक्यू इंपॉर्टेंट है। और बाकी कॉन्फिडेंस गेन करने के लिए, प्रैक्टिस के लिए, एक एप्टीट्यूड और टेम्परामेंट डेवलप करने के लिए कोचिंग के मॉक्स इंपॉर्टेंट हैं। कुछ अच्छे कोचिंग के मॉक्स 2 से 3 कोचिंगों के हम लगा सकते हैं, और स्पेशली प्री के पहले
प्री के लास्ट मंथ में, मतलब प्री के 1 महीने पहले हर अल्टरनेट डे मॉक्स देने का ट्राई करना चाहिए। उससे एक एप्टीट्यूड बनता है, क्योंकि पढ़ाई 50% होती है, 50% प्रैक्टिस होती है मेरे हिसाब से। सीसेट के लिए क्या बोलना चाहेंगे? सीसेट निकाल पाना भी बड़ा मुश्किल है, चैलेंज इसमें होता है बहुत सारे बच्चों को, क्या कहना चाहेंगे, कैसे तैयारी करना चाहिए? देखिए, सीसेट ने मेरे 3 अटेम्प्ट बर्बाद किए हैं। 2023 में कट ऑफ जब 75 था, मेरे जीएस में 93 मार्क्स थे, लेकिन सीसेट में मात्र 56 मार्क्स थे। सो थोड़ा सा मेरा बायो का भी बैकग्राउंड रहा है, वो भी है। हालांकि मैं 2022 का सीसेट ऑलरेडी निकाल चुकी थी, इसके बावजूद वो बहुत टफ आया था 23 वाला। तो सीसेट तो मैं अपने एक्सपीरियंस से, तो शायद मेरा एक्सपीरियंस सीसेट से खुद का, मैंने अगर पहले अटेम्प्ट के लिए मैंने 50 मॉक्स जीएस के लगाए थे, तो सीसेट के मैंने 5-6 ही लगाए थे। सो मैंने खुद सीसेट को बहुत हल्के में लिया, लेकिन अपने एक्सपीरियंस से मैं बोल सकती हूँ सीसेट को एकदम भी हल्के में ना ले। होता ये है, वहाँ पे 2 घंटे मिलते हैं और क्वेश्चन अगर हम एक लाइन से करें तो टाइम कैसे चला जाता है पता नहीं चलता। तो मेरे हिसाब से सीसेट आप जो भी पढ़े हो, जो भी किए हो, लेकिन वहाँ पे पेपर आप कैसे करते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। 23 का पेपर देख के मैं पैनिक हो गई थी, वहाँ पे मैं क्वेश्चन छाट के नहीं कर पाई, क्योंकि हमको बस 66 मार्क्स लगभग चाहिए होते हैं। तो क्वेश्चन आप छाट के वहाँ पे करने चाहिए। मतलब जैसे कंप्रहेंशन आपका स्ट्रॉन्ग है तो आप कंप्रहेंशन के कर लें, फिर आप क्वांट को इतना ओवर ना अटेम्प्ट करें, आप मतलब तुक्के ना अटेम्प्ट करें अगर श्योर आंसर नहीं आ रहा है। अगर आपका क्वांट स्ट्रॉन्ग है तो अगर आपको क्वांट में फुल कॉन्फिडेंस है तो फालतू में कंप्रहेंशन के भी आंसर्स अलग अलग कोचिंग सब अलग अलग देती हैं। सो कंप्रहेंशन अगर आपको लग रहा है तो आप क्वांट के बल पे भी निकाल सकते हैं, कंप्रहेंशन थोड़ा अटेम्प्ट कर लें। तो 30 क्वेश्चन आते हैं, 30 में 15 अटेम्प्ट कर लें, 20 अटेम्प्ट कर लें। सो ऐसे मेरा स्ट्रेंथ एरिया कंप्रहेंशन का था, मैं कंप्रहेंशन में बहुत रिलाई करती थी, उसके कारण मेरा शायद नहीं निकल पाया। सो हमें बैलेंस करना होगा, हम सिर्फ एक दम पे नहीं निकाल सकते कि ओनली कंप्रहेंशन ऐसा। हाँ, ओनली क्वांट में तो थोड़ा ऑब्जेक्टिव आंसर्स होते हैं, लेकिन कंप्रहेंशन में सब्जेक्टिविटी आ जाती है। सो अगर आप कंप्रहेंशन पे 70% रिलाई कर रहे हो, 30% आप रीजनिंग और क्वांट से मिला के देख लो, और क्वांट आपको अगर आपका बहुत स्ट्रॉन्ग है तो 80-20 कर सकते हैं। मैडम, आंसर राइटिंग कब से स्टार्ट की थी आपने, वो कैसे की थी इसमें? आंसर राइटिंग तो मैंने पहले अटेम्प्ट से ही स्टार्ट कर दी थी अपनी। मैं उस समय मैं आंसर्स लिखा करती थी, हालांकि मेरे आंसर्स बहुत ख़राब होते थे उस समय, लेकिन स्टिल मैं सोचती थी धीरे धीरे इंप्रूव होंगे, और हुए भी। सो वही धीरे धीरे इंप्रूवमेंट से ही आंसर राइटिंग आती है। अगर किसी का फर्स्ट अटेम्प्ट भी है सो उनको पहले थोड़ा सा 3-4 महीने एनसीईआरटीज और जो बेसिक बुक्स है, लक्ष्मीकांत, स्पेक्ट्रम, वो सब पढ़ लेनी चाहिए, फिर आंसर राइटिंग में आना चाहिए। शुरू के 3-4 महीने, हाँ, फिर आंसर राइटिंग करनी चाहिए। और आंसर राइटिंग ऐसे करनी चाहिए कि डेली बहुत हमें ज़्यादा टारगेट नहीं रखना चाहिए। डेली हम 10 आंसर्स लिखेंगे, उसके चक्कर में हम 1-2 आंसर्स भी नहीं लिख पाते हैं। हम डेली अगर 1-2 आंसर्स लिखें, और आंसर वैसे हमको मेंस में तो 7 मिनट में लिखना होता है, लेकिन शुरू में हमें लगता है हमें उससे 30 मिनट में लिखना चाहिए, आराम से लिखना चाहिए, जिससे हम देख पाएँ हम कितना रिकॉल कर पा रहे हैं। फिर हमें उसको चेक करना चाहिए, थोड़ा टाइम देकर शुरू में करना चाहिए। बाकी जो बीच के 3 महीने होते हैं प्री मेंस, उसमें तो हम 7 मिनट में ऑब्वियसली हम प्रैक्टिस ही करते हैं, लेकिन शुरू से मुझे लगता है एकदम शुरू से नहीं स्टार्ट करना चाहिए, शुरू से 7 मिनट के पीछे नहीं पढ़ना चाहिए कि 7 मिनट 60 मिनट, क्योंकि उससे फिर इम्प्रूवमेंट उतना नहीं हो पाएगा। 25 में एग्जाम देने वाले प्री अभी नज़दीक आने वाला है, और क्या कहना चाहिए, अब क्या ध्यान देना चाहिए? हाँ, इट इज़ जनवरी, सो मई में प्री है। सो मुझे लगता है अभी से हफ्ते में एक मॉक लगाने शुरू कर देने चाहिए। हमारा जो भी नॉलेज बेस है, हमें मॉक देना डिले नहीं करना चाहिए कि अभी हम और पढ़ लें और लक्ष्मीकांत रिवाइज कर लें। हमारे जो भी पहले तो हमें एक ऐसा मॉक देना चाहिए जिससे हम अपनी प्रिपरेशन को जज कर पाएँ, ठीक है। उससे हमारे जो भी मार्क्स आते हैं, हमें वो उसको कम से कम देखिए एक प्री के मॉक को एनालाइज करने में तकरीबन अच्छे से करें तो 5 घंटे लगते हैं। सो वो टाइम अगर हम लगा रहे हैं तो हमें उस टाइम को वेस्ट नहीं समझना चाहिए, क्योंकि वही हमारा बेस तैयार करेगा। फिर जब हम उसको अच्छे से एनालाइज कर लें, अपनी मिस्टेक एक रजिस्टर होना चाहिए। मैं अपना एक मिस्टेक रजिस्टर रहता था, उसमें सारी प्री के क्वेश्चन में जो मैं मिस्टेक करती थी नोट करती थी। तो मैं जब अगला मॉक देती थी तो उस मिस्टेक रजिस्टर को मैं देख लेती थी। फिर अगले टाइम देखा, फिर कुछ और डिफरेंट मिस्टेक्स हुई, फिर तीसरा मॉक दिया, फिर कुछ डिफरेंट मिस्टेक्स हुई, सबको हम नोट कर लेंगे। फिर जब हम उस सबको रिवाइज करेंगे, ग्रेजुअल इंप्रूवमेंट होगा, हमारा एप्टीट्यूड हमें पता भी नहीं चलेगा कैसे डेवलप हो जाएगा। हाँ, सो मैं यही कहूँगी अभी एक मॉक दें, जैसे ही मार्च आए थोड़ा हफ्ते में 2 मॉक दें, एंड अप्रैल में कोशिश करें हर अल्टरनेट डे एक मॉक दें। सो उससे जो एप्टीट्यूड आएगा वो मेरे ख्याल से पढ़ाई से कई गुना ज़्यादा हेल्प करेगा। और अगर मॉक दे रहे हैं 4-5 घंटे देके, उसके जो मॉडल आंसर्स होते हैं उनको अच्छे से पढ़ें। हाँ, बिकॉज कई लोग मॉक दे देते हैं फिर और अपना अलग किताबें पढ़ने लगते हैं। मॉक के जो आंसर्स हैं, क्योंकि उनसे जो नॉलेज मिलती है वो भी हेल्प करती है। कई बार मैंने देखा है
जो कुछ कोचिंगों के मॉक मतलब मॉडल आंसर्स मैंने पढ़े थे, जो भी प्री के क्वेश्चन वो इतने अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे थे कि उन मॉक आंसर से ही कुछ क्वेश्चन डायरेक्ट प्री में आ जाते हैं ऐसा। सो उनको इग्नोर नहीं करना चाहिए, बिकॉज कोचिंगों में कई कंटेंट क्रिएटर्स होते हैं जो मिल के उसको बनाते हैं। जो हम दिन भर अगर 10 घंटे भी पढ़ेंगे हम उतना नहीं पढ़ पाएंगे जितना उन्होंने 10 लोगों ने मिल के बनाया है, हम उतना स्पेसिफिक नहीं पढ़ पाएंगे। तो वो स्पेसिफिक बहुत कंटेंट होता है, सो उस पर ज़रूर ध्यान देना चाहिए मॉक के मॉडल आंसर्स पे। अंतिम मैसेज क्या सभी एस्पिरेंट के लिए कहना चाहिए? मेरा पहला मैसेज ये रहेगा प्री के लिए, जीएस के साथ साथ सीसैट को एकदम ना नेगलेक्ट करें। सीसैट ने मेरे कई अटेम्प्ट्स बर्बाद किए हैं। दूसरा ये एग्ज़ाम सिर्फ पढ़ने के बारे में नहीं है, आपकी जनरल अवेयरनेस क्या है। न्यूज़पेपर ट्राई करें कि पूरा नहीं पढ़ पा रहे हैं तो एटलीस्ट एडिटोरियल पढ़ें और बस हेडलाइंस देख लें और जनरल अवेयरनेस रखें। और कुछ आप चीज़ देखें तो सोचें ऐसा क्यों हो रहा है, वो आपको आगे इंटरव्यू में काम आएगा। और मेंस के लिए आंसर राइटिंग इम्पॉर्टेंट है, लेकिन आंसर राइटिंग के साथ साथ आपका कंटेंट में आपकी कुछ स्पेसिफिक जैसे कमिटी, एग्जाम्पल्स और कोट्स, इन सबको जैसे ऐसे में इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। सो इन सबको इंक्लूड करें और थोड़ा स्पेसिफिक प्रिपरेशन करें। मतलब यूपीएससी प्रिपरेशन में थोड़ा लेस इज मोर टाइप का कंसेप्ट है। हमें कुछ चीज़ें कम लगेगी, लेकिन जब एग्जाम पास आता है तो वही चीज़ें रिवीजन करने में बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। तो बहुत इधर उधर ना भागें, थोड़ा 1-2 कोचिंगों के मॉक्स अच्छे लगे उनको उठा लें। प्री में भी 1-2 मॉडल आंसर्स जो मेंस टेस्ट सीरीज के रहते हैं उनको उठा लें। इंटरव्यू में आपकी थिंकिंग ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, आप किस चीज़ों के बारे में क्या सोचते हो। तो शुरू से आप सोचते रहोगे अगर चीज़ों के बारे में कि अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो क्यों हो रहा है, तो आपका थोड़ा मेंस आंसर में हेल्प करेगा और इंटरव्यू में तो कई गुना हेल्प करेगा। ऑल द बेस्ट मैम। थैंक यू।